हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट का दूसरा दिन है। तो चलिए हम लोग डियर स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है 11th नंबर। तो इसमें डियर क्या कह रहा है कि दृष्ट धारा मशीन में प्रगामी कुंडली मतलब प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो डियर जो अपना प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है उसके लिए क्या होता है कि इसका जो बैक पिच होता है डियर वाई बी बैक पिच अधिक होता है और फ्रंट पिच क्या होता है इसका कम होता है। तो भाई अपनी वाइंडिंग दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोग्रेसिव और एक रेट्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि इसका बैक पिच ज्यादा होता है फ्रंट पिच से, और रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है डियर इसका फ्रंट पिच अधिक होता है और बैक पिच कम होता है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं कि भाई क्या होगा। तो इसका आंसर जो है डियर क्या हो रहा है कि डी है। भाई इसका क्या आंसर है, डी है कि इसमें जो बैक पिच है इसका अधिक है और फ्रंट पिच कम है। तो थोड़े से इसके हम फैक्ट देख लेते हैं। ये आपके सामने डियर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है और ये रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में आप लोग देख रहे होंगे कि भाई इसका बैक पिच अधिक है और फ्रंट पिच क्या है, कम है। और रेट्रोग्रेसिव में डियर जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा की कि भाई इसका फ्रंट पिच अधिक होता है और बैक पिच क्या होता है, कम होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या बता रहा है कि डीसी धारा मशीन में प्रगामी कुंडली बोले तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए बैक पिच, भाई क्या बोल रहा है, बैक पिच। बैक पिच को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई बी से हम इसको दर्शाते हैं। फ्रंट पिच से बड़ा होता है, भाई ये वही चीज बता रहा है कि इसका जो बैक पिच है वो फ्रंट पिच से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये डियर इसमें दिया गया है कि भाई बैक पिच से बड़ा होता है जब वाइंडिंग लीड्स को कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ इस प्रकार संयोजित किया जाता है। भाई इसमें क्या कह रहा है कि ये वाइंडिंग की लीड है, ये वाली वाइंडिंग की लीड है और ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। तो ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि वे एक दूसरे को ओवरलैप ना करें और वाइंडिंग आगे बढ़ने की दिशा में रहे। तो भाई आगे बढ़ने की दिशा का मतलब क्या हो गया कि ये प्रोग्रेसिव, भाई क्या हो गया ये प्रोग्रेसिव। तो ये प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहलाती है। चलिए हम लोग अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें डियर ये कह रहा है कि जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भाई ये कहता है कि एक बल्ब है उसको 3 स्विच से क्या कर रहा है कि जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो बिजली के तारों में स्विच का कौन सा संयोजन, भाई इसका कहने का मतलब है कि इसको 3 जगह से इसको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, भाई कौन सा स्विच हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये द्विमार्गी मीन्स क्या हो गया डियर, 2 वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच, या 2 सिंगल वे या एक इंटरमीडिएट, या क्या कह रहा है ये 3 एक दिशा, कह रहा है भाई 3 सिंगल वे स्विच हम लगा दें या 3 द्विमार्गी मतलब कि भाई 3 टू वे स्विच लगा दें। तो इसमें डियर जो हमारा सटीक और सही आंसर होगा वो क्या होगा कि 2 द्विमार्गी स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा हम लोग एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करेंगे। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। भाई इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर भी डियर क्या है कि भाई 2 टू वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। चलिए तो डियर हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। भाई नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है कि एक स्वचालित इस्त्री, मतलब इसमें आपका जो प्रेस होता है उसकी बात कर रहे हैं कि भाई एक स्वचालित इस्त्री में तापमान संयोजन का स्वतः नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। भाई किसके द्वारा किया जाता है, आपका जो ऑप्शन ए है ये धारा नियंत्रण, रियोस्टेट या टोल प्लेट या थर्मोस्टेट या अर्थ प्लेट। तो भाई ये कह रहा है कि जो हमारा अगर
प्रेस है वो गर्म हो जाता है तो किसके द्वारा वो नियंत्रित होता है? तो डियर किसके द्वारा? थर्मोस्टेट के द्वारा वो क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो भाई इसका आंसर भी हम देख लेते हैं क्या है? थर्मोस्टेट। तो थोड़ा सा इसका एक फिगर हम लोग देखते हैं। ये डियर आपका थर्मोस्टेट होता है। ये क्या होती है कि एक स्ट्रिप होती है। कौन सी? मेटेलिक स्ट्रिप है भाई। कैसी है? मेटेलिक स्ट्रिप होती है जो टेम्परेचर, इसको जब अधिक टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या हो जाती है? स्ट्रेट हो जाती है भाई, सीधी हो जाती है। जो ये कर्व में मुड़ी हुई है ये क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। और यहाँ पे जो इसका कांटेक्ट पॉइंट बना हुआ है ये कांटेक्ट डियर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। चलिए डियर अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? इसमें पूछ रहा है कि एक सिरोपरी लाइन, भाई इसमें क्या पूछ रहा है कि एक सिरोपरी लाइन प्रणाली में त्रुटि, भाई ये जो प्रणाली है इसमें त्रुटि की घटना क्या मतलब कितने प्रतिशत है? भाई जो इसमें त्रुटि होती है, जो ओवरहेड लाइन होती है इसमें कितनी होती है डियर? तो ये डाटा आप लोग याद रखेंगे 30 से 40%। भाई कितना? 30 से 40%। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भाई इसका आंसर क्या है? 30 से 40%। तो एक ये आपके सामने डियर ओवरहेड टावर है। तो ये जो टावर दिखाई दे रहा है डियर, इसमें सबसे ऊपर जो वायर गया हुआ ये अर्थ वायर है और इसके जो साइड में है ये क्रॉस आर्म है और ये यहाँ पे कंडक्टर गया हुआ है। और डियर इसमें ये यहाँ पे डैम्पर दिखाया गया। भाई ये क्या है? आपका डैम्पर है। और ये जो डिस्क लगी हुई है ये क्या है? इंसुलेटर है। और स्पेसर, भाई जो इसके अंदर से बहुत सारे कई कंडक्टरों का बंडल बना के यहाँ से लेके जाया जाता है तो उनके बीच में स्पेस देने के लिए क्या होता है? स्पेसर का प्रयोग करते हैं। और ये आपको आपके सामने ये टावर दिखाई दे रहा है। तो भाई टावर से संबंधित कभी कभार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्पेसर का क्या काम होता है टावर में, या डैम्पर हम किस लिए लगाते हैं, या इंसुलेटर का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए डियर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन डियर है इसमें क्या पूछ रहा है कि दिष्ट धारा मशीन में जनरेटर के रूप में, जनित्र बोले तो क्या है? जनरेटर। भाई जनित्र अगर बोले तो क्या है? जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में। भाई ये कह रहा है कि जो हमारी डीसी मशीन होती है वो जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में चले तो कौन सी मात्रा एक ही दिशा में बनी रहती है? तो एक ही दिशा में कौन सी मात्रा अपनी बनी रहती है? भाई जब ये जनित्र के रूप में चलता है तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। भाई क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। और जब ये मोटर के रूप में चलती है डियर तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? ईबी। मतलब वो क्या होता है? वो भी बैक ईएमएफ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा डियर? भाई आर्मेचर धारा, क्षेत्र धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, आपूर्ति धारा। तो इस पे क्या है डियर? अपना प्रेरित विद्युत वाहक बल। भाई जो ईएमएफ होता है यही क्या होता है कि कांस्टेंट बना रहता है। भाई एक ही दिशा में ये बना रहता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। भाई इसका आंसर क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलिए डियर तो इसमें हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। दिष्ट धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में, प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ही दिशा बनाए रखता है। जनित्र के समय यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है तथा मोटर में यह विरोधी विद्युत वाहक बल, भाई क्या होता है? ईबी होता है, जिसका मान हम कैसे निकालते हैं? जो हमारा ईएमएफ होता है उसका मान हम कैसे निकालेंगे? ई बराबर क्या होता है? फाई पी एन जेड अपॉन 60 ए, या इसको आप क्या कह सकते हैं भाई फाई जेड एन पी, आप जैसे भी याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होती, जो इसकी इकाई होती है डियर वो क्या होती है? वोल्ट होती है। चलिए डियर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? ज्वावक्रीय तरंग एक प्रत्यावर्ती धारा, भाई प्रत्यावर्ती धारा अपनी कौन सी हो गई? एसी अल्टरनेटिंग करंट का ये कह रहा है शीर्ष गुणक क्या होता है? तो इसको आप लोग जानते भी होंगे और इसका मान हम सभी को याद रखना होता है।
भाई क्या है इसका मान 1.414 होता है। इसका मान क्या होता है डियर 1.414 होता है। तो आपका आंसर भी क्या है 1.414। चलिए डियर अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर क्या होती है अपनी सिंक्रोनस मोटर। भाई तुल्यकालिक मोटर कौन सी होती है सिंक्रोनस मोटर क्या है। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये क्या है। तो इस चारों में से आपको बताना है ऑप्शन। स्वतः परिवर्ती मोटर मतलब ये कह रहा है सेल्फ स्टार्ट होती है, या ये दृष्ट धारा मोटर है, या स्व परिवर्ती मोटर है, या सार्वत्रिक मोटर मीन्स यूनिवर्सल मोटर है। तो डियर ये जो होती है ये स्व मतलब अपने आप स्टार्ट नहीं होती। भाई इसको ये क्या कह रहा है कि भाई सेल्फ स्टार्ट होती है, स्व परिवर्तित मतलब सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा ए, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। भाई हमारी ये जो मोटर है तुल्यकालिक ये क्या है कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो आइए इसका हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि भाई तुल्यकालिक मोटर स्वतः परिवर्ती मोटर नहीं होती मतलब सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसे प्रारंभ करने के लिए अलग से कोई मोटर या मशीन प्रयोग करते हैं। जब मोटर तुल्यकालिक गति पर आ जाती है तो उसे हटा लेते हैं। भाई जब ये सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त कर लेती अचीव कर लेती है तो हम उस मोटर को वहां से हटा लेते हैं। तो जो तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर में हम मतलब किस विधि का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है डियर ये पोनी मोटर या अवमंदन मतलब डैम्पर वाइंडिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए डियर अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है। भाई ये क्या कहना चाह रहा है कि जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ये उसी का विरोध करे। ये किसने मतलब बताया था, ये किसका नियम है। तो आप सभी लोगों को पता है ये लेंज साहब का नियम है। इन्होंने ये बताया था कि भाई ये जो ईएमएफ है जिसके कारण से उत्पन्न होगा ये उसी का विरोध करेगा। तो ये सारे आंसर आपके रॉन्ग हैं और आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है लेंज का नियम। भाई लेंज साहब ने ही बताया था कि जो हमारा विद्युत वाहक बल है जो उत्पन्न हो रहा है ये उसी का विरोध करता है। तो थोड़ा सा हम इसका फैक्ट देख लेते हैं कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है। लेंज का नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। तो डियर ये जिससे उत्पन्न होता है यह उसी का क्या करता है विरोध करता है। तो इसमें हम लोग कैसे बताएंगे, फॉर्मूला क्या है इसका, E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये जो माइनस दिखा रहा है ये निगेटिव जो साइन दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है कि विरोध करने को बता रहा है। तो चलिए डियर हम लोग अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई एक ट्रांसफार्मर में कुल हानियां किस पर निर्भर करती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो इसमें हानियां होती हैं वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वोल्टता और धारा के बीच बनने वाले एंगल पर, या धारा और वोल्टता पर, या धारा पर या वोल्टता पर। तो आप सभी लोगों को गेस करिए या जो भी इसका आंसर है वो लगाने की कोशिश करिए। तो इसका जो आंसर होगा डियर ये क्या है, वोल्टेज और धारा पर क्या होता है निर्भर करती है। तो आपका आंसर क्या है, वोल्टेज और धारा पर ये निर्भर करती है। चलिए डियर तो हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। एक परिणामित्र में जो कुल हानि वोल्टेज तथा धारा पर निर्भर करती है। परिणामित्र में ताम्र हानि मतलब कॉपर लॉस धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात भाई कॉपर लॉस बराबर क्या होता है I स्क्वायर R।
तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। कॉपर लॉस का क्या है फॉर्मूला, I²R। तो हम यहाँ से कॉपर लॉस निकाल सकते हैं। अच्छा, ये PI किसको डिनोट कर रहा है, ये आयरन लॉस को। तो आयरन लॉस में डियर दो लॉस होते हैं, एक हिस्टेरेसिस लॉस और एक एडी करंट लॉस होता है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा ये आयरन लॉस कहलाता है। तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या है, KHB मैक्स, मतलब ये जो उसमें फ्लक्स है, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू का 1.6 F इंटू वी। वी किसको डिनोट करता है डियर, वैल्यूम को, और F इसकी फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है, प्लस भाई KE, ये क्या है आपका एडी करंट लॉस। इसमें क्या है डियर, बी मैक्स, मतलब जो आपका फ्लक्स है उसका स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और इसकी थिकनेस, जो इसकी पत्तियां होती हैं उसकी थिकनेस का स्क्वायर, और वी क्या है डियर, वैल्यूम का स्क्वायर है। चलिए डियर, अब हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर हम लोग देखेंगे कि दृष्ट धारा मोटर, मतलब डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल, मतलब गति नियंत्रण में वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि भाई इसका लाभ क्या है। यह सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। इसे छोटी मोटरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई इसे छोटी मोटरों के लिए तो इस्तेमाल किया नहीं जाता है। जो ये आपकी वार्ड लियोनार्ड विधि है, ये छोटी मोटरों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। यह विद्युत मांग में उच्च वचन को कम करने के लिए एक गति पलक चक्र का उपयोग करता है। नहीं डियर, ये भी गलत है आपका। यह सही गति पर उच्च समग्र दक्षता होती है। तो ये भी डियर आपका क्या है, रॉन्ग आंसर है। आपका सही आंसर क्या है, ये सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। जो वार्ड लियोनार्ड विधि है, ये डियर क्या करता है, यह सुगम, भाई आपका आंसर भी क्या है कि यह सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। चलिए डियर, तो आपके ये सारे क्वेश्चन थे। तो हम लोग अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।